नमस्कार दोस्तों, मैं रामता शर्मा आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सुरभि क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा समास प्रकरण चल रहा था तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। चलिए दोस्तों, हम आगे इस टॉपिक के बारे में आगे परिचर्चा करते हैं। हम पढ़ रहे थे समास के भेदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त की कि पदवी प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। फिर उन समासों में हमने एक तुलनात्मक रूप से उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में परिचर्चा की। तत्पश्चात हमने जो इससे पहले का वीडियो था उसमें अव्ययी भाव समास की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उसके उदाहरणों को समझा। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 प्रकार के उदाहरणों को समझ लिया था जो कि हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था। अब हम जो चौथा उदाहरण है उसको लेते हैं। चौथा उदाहरण लेते हैं हम प्रति का, यानी प्रति जो कि एक प्रत्येक अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, प्रति जो उपसर्ग है उससे जो शब्द बनते हैं प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रत्युत्तर, प्रत्यागमन, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द होंगे जो प्रति उपसर्ग से बनते हैं। तो इन जितने भी प्रति से शब्द बने हुए हैं इनका जो समास विग्रह होगा उसमें प्रत्येक अर्थ में इसका समास विग्रह करेंगे। कहीं कहीं पर कुछ विशेष अर्थ छिपा रहता है तो उस अर्थ के आधार पे प्रत्येक अर्थ नहीं निकलकर कोई अन्य अर्थ भी निकल जाए। देखिए दोस्तों, पहला शब्द लेते हैं हम प्रतिक्षण। प्रतिक्षण का अर्थ होगा प्रत्येक क्षण। प्रत्येक क्षण, जैसे मैं प्रतिक्षण ईश्वर का स्मरण करता हूं, मैं प्रतिपल ईश्वर का स्मरण करता हूं। दूसरा शब्द है दोस्तों प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन, जैसे मोहन प्रतिदिन उसका जो गृह कार्य है उसे नियमित तौर पर करता है। तीसरा है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का अर्थ थोड़ा अलग होगा दोस्तों। प्रत्युत्तर का अर्थ होता है उत्तर के बदले उत्तर। उत्तर के बदले उत्तर। उत्तर के बदले जो उत्तर दिया जाता है वो प्रत्युत्तर कहलाता है। अगला उदाहरण है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन मतलब दोबारा आना। दोबारा आना। समास में जो समास पद होता है उसका जो उदाहरण होता है वो अर्थ के आधार पर ही होता है दोस्तों। कोई निश्चित अर्थ नहीं है कि एक जैसा ही अर्थ निकले, उसका जो भाव निकले उसके आधार पर हम उसका समास विग्रह कर सकते हैं। ऐसा हिंदी के समासों में नियम है। तो प्रत्यागमन का अर्थ दोबारा आना मतलब लौट आना। जैसे मेरे पुत्र का प्रत्यागमन हुआ, यानी वो सर गया था और उसका प्रत्यागमन हुआ यानी वो लौट आया। अगला है प्रत्यक्ष। यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो समास विग्रह है वो होगा अक्षी के सामने। अक्षी के सामने। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी जो निरंतर अध्ययन में लगे रहते हैं उनको तो पता है कि अक्षी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अक्षी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आंख, यानी आंखों के सामने। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की बात है, यहाँ अक्षी है और यहाँ अक्ष है। जब समास पद बनाएंगे तो इस अक्षी में जो ये है इसका लोप कर दिया जाता है।
और शब्द बनता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स सामने जो भी हम घटना देखते हैं या जो भी कार्य हम देखते हैं वो प्रत्यक्ष कहलाता है, यानी आंखों से देखा हुआ। जैसे हम कहते हैं कि वह वस्तु या वो घटना तो मैंने प्रत्यक्ष देखी है, मतलब आंखों से देखी है। प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार, उपकार के बदले उपकार, यानी कोई किसी का उपकार करता है और उसके बदले वो व्यक्ति उसका दोबारा उपकार कर देता है, तो वो प्रत्युपकार कहलाता है। जिससे किसी ने किसी का उपकार किया है, किसी की भलाई की है, तो जिसकी भलाई की है वो भी यदि उसकी भलाई करता है, उसका उपकार करता है, तो प्रत्युपकार कहलाएगा। हर, देखिए दोस्तों, अगला जो है वह हर अव्यय है। यह प्रत्येक अर्थ में होता है। हर क्षण अर्थात प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण। अब प्रत्येक क्षण समास विग्रह हो तो वहां पर ये हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो सकती है, संशय पैदा हो सकता है कि यदि समास विग्रह दे दिया प्रत्येक क्षण और हमसे समर्थ पद पूछा तो हम क्या करें, प्रतिक्षण करें या हर क्षण करें। तो देखिए दोस्तों, ये विकल्प पर डिपेंड करता है, विकल्प पर निर्भर करता है। यदि वहां हर क्षण हो तो आपको वही विकल्प चुनना है, यदि प्रतिक्षण हो तो आपको वही विकल्प चुनना है। यदि दोनों ही विकल्प दिए हो तो जो तीसरा विकल्प होगा वह दोनों का होगा, जैसे ए और बी दोनों। तो इस प्रकार वहां पर विकल्प के आधार पर आपको उत्तर चुनना है, क्योंकि दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हर दिन अर्थात प्रत्येक दिन, हर पल अर्थात प्रत्येक पल, प्रत्येक पल। इस प्रकार इनका समास विग्रह होगा। आगे देखिए दोस्तों, ये जो अति उपसर्ग है ये अत्यधिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे अति हिम, यानी अत्यधिक हिम, अत्यधिक हिम। हिम का अर्थ होता है दोस्तों बर्फ, हिम का अर्थ होगा बर्फ। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि। वृष्टि का अर्थ वर्षा, अत्यधिक बरसात हो रही है तो वह अतिवृष्टि कहलाएगी। जैसे वर्षा दो प्रकार की होती है जो कि भयानक होती है। एक तो अतिवृष्टि है जो बहुत तेज बरसात हो रही है, और एक अनावृष्टि होती है जो बरसात की रिक्तता है, यानी बरसात का न होना, वह अनावृष्टि है। अतिशीघ्र यानी अत्यधिक शीघ्र, अत्यधिक शीघ्र अर्थात बहुत जल्दी। जैसे मुझे तो अत्यधिक शीघ्र ये वस्तु चाहिए, यानी मुझे तो बहुत जल्दी ये वस्तु चाहिए। अगला 7वां अनु, ये 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है दोस्तों, पीछे, पश्चात और छोटा। जहां जो अर्थ सटीक लगे उस अर्थ को हम समास विग्रह में लिखेंगे। जैसे अनुगमन, अनुगमन का अर्थ होता है होगा दोस्तों पीछे गमन, यानी किसी के पीछे पीछे जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुगमन कहलाता है। अनुसरण भी आता है, अनुगमन भी आता है। अनुखंड, अनुखंड का अर्थ होगा छोटा खंड, छोटा खंड यानी छोटा टुकड़ा। तो यहाँ पर अनुखंड में अनु का अर्थ छोटा लेंगे हम। अनुभाग यानी छोटा भाग। फिर आगे नि, निर, निस, ये 3 उपसर्ग है दोस्तों।
ये रहित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नि जो कि हिंदी का एक उपसर्ग है, नीर और निस इनका संस्कृत में भी प्रयोग होता है। निडर यानी डर रहित, डर रहित। इन तीनों उपसर्गों का रहित अर्थ में ही प्रयोग होगा। निडर जैसे वो निडर है यानी उसे डर नहीं लगता। निर्भया यानी भय रहित, उसे भय नहीं लगता। अगला है निर्धन, धन रहित, धन रहित यानी धन से रहित है तो हम निर्धन कहेंगे। निर्जन, जन से रहित, जन रहित यानी लोगों से रहित, ऐसा स्थान जहां लोग नहीं रहते तुम कर देते हैं वो तुम निर्जन है। निश्चल, छल रहित, छल रहित। निस्तेज, तेज रहित, तेज रहित। जैसे हम प्रयोग में लेते हैं वह तो ताकत के अभाव में, शक्ति के अभाव में निस्तेज हो गया यानी उसमें कोई तेज नहीं रहा। निश्चल, छल रहित, जिसका मन साफ हो उसे निश्चल कहेंगे। निर्जन, जन रहित होता है। जैसे कोई बहुत सारे वन हैं, वन के विशेषण के रूप में निर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। निर्जन यानी जिस वन में कोई नहीं रहता हो। निर्धन, धन रहित, निर्भय, भय रहित, निडर, डर रहित। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी प्रति उपसर्ग के बारे में पढ़ा, उसके उदाहरण देखे। फिर हर का जो प्रयोग है वह प्रत्येक अर्थ में होता है। उसके पश्चात अति उपसर्ग जो अत्यधिक अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके उदाहरण देखे। फिर अनु जो पीछे पश्चात छोटा इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। फिर नि, निर, निस है ना आदि जो उपसर्ग है वह देखे जो कि रहित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आगे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नवा उदाहरण लेते हैं हम यावत अव्यय का। यावत अव्यय जो कि पर्यंत अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम यावत जीवन, जिसका अर्थ होगा जीवन पर्यंत, समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत यानी जीवन रहने तक। अब थोड़ा आपको संशय हो सकता है कि यहाँ तो यावत है और यहाँ यावज है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ संधि हो रही है और संधि के कारण, व्यंजन संधि के कारण यहाँ पर तर्जय में बदल दिया गया है, लेकिन मूल रूप से यावत शब्द ही है। यावत जीवन यानी जीवन पर्यंत। आगे देखिए 10वां भर जो कि पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त होता है। भर पेट, पेट भर की, पेट भर कर। यहाँ पर भर शब्द का अर्थ पूर्ण है यानी पूरा, लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तब वहां पर पूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां अर्थ के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। भरपेट यानी पेट भरकर। भरपूर, पूरा भरकर, पूरा भरकर। जैसे मैंने भरपेट भोजन किया, मैंने भरपूर प्रयास किया यानी पूरा प्रयास, जितना हो सके उतना प्रयास किया। भरसक, जितना हो सके, जितना हो सके। यहाँ पर जो समास विग्रह किया गया है ये अर्थ के आधार पर है। जितना हो सके वो क्या कहलाएगा, भरसक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो दो उपसर्ग है दोस्तों, ये विदेशी भाषा के उपसर्ग है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित
किए जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा है तो तत्सम के रूप में शब्द सम्मिलित किए जाते हैं। कोई क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए शब्द होते हैं, जैसे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द है जिनका वर्तमान में हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है। कुछ विदेशी भाषा के ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, तो वो विदेशी शब्द है। तो उन विदेशी शब्दों में जिन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है वो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं और उनका प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है। जैसे बाकायदा, अब बा जो उपसर्ग है विदेशी भाषा का वो सहित अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो बाकायदा का अर्थ होगा कायदा सहित, कायदा सहित। कायदा शब्द का अर्थ होता है नियम, यानी नियम के सहित जो काम किया जाता है वो बाकायदा कहलाता है। जैसे हमने तो बाकायदा सारा काम किया है, यानी पूरा नियम के सहित काम किया है। दूसरा है बाइज्जत, इज्जत सहित। अधिकांश ये शब्द आपने अदालतों के माध्यम से सुना होगा, वहां पर प्रयोग में लिया जाता है जज साहब के द्वारा कि इस अमुक व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है, यानी इज्जत सहित बरी किया जाता है। उसका कोई अपराध घोषित नहीं होता तो उसे बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वहां इस शब्द का प्रयोग होता है। अगला है ला इलाज। ला जो उपसर्ग है विदेशी भाषा का, इसका प्रयोग रहित अर्थ में होता है। ला इलाज का अर्थ होगा इलाज रहित, इलाज रहित। लापरवाह का होगा परवाह रहित, और लाजवाब का होगा जवाब रहित, जवाब रहित। जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो लाइलाज होती है, यानी उनका कोई इलाज नहीं होता, तो हम कहते हैं ये बीमारी तो लाइलाज है, अर्थात इलाज रहित है, उसका इलाज ही संभव नहीं है। लापरवाह, परवाह रहित, जिसको किसी की परवाह ना हो तो वो लापरवाह कहलाता है। बहुत से ऐसे शरारती विद्यार्थी बच्चे होते हैं जो बात नहीं मानते, तो हम कह देते हैं कि है ना ये तो लापरवाह है, ये तो बात ही नहीं मानता है, शरारती है। तो लापरवाह यानी जो किसी की परवाह ना करे, परवाह रहित। अगला है लाजवाब, जवाब रहित। अर्थात यहाँ जवाब रहित का मतलब ये नहीं है कि जवाब बिना जवाब के, ऐसा नहीं। जवाब रहित का मतलब होता है कि जिसका जवाब देना ही संभव ना हो, जवाब की सीमा को भी पार कर जाए, है ना। लाजवाब मतलब जैसे भोजन विशेष के रूप में इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आज का भोजन तो लाजवाब था, यानी हम अपने मुख से प्रशंसा करके नहीं बता सकते कि कितना अच्छा भोजन लगा, वो लाजवाब कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये हमने कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण पढ़े हैं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे तो हमने पढ़ा कि अव्यय और उपसर्ग का जहाँ प्रथम प्रयोग होता है, पूर्व प्रयोग होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो उपसर्ग बहुत सारे होते हैं जिनके माध्यम से अनेक शब्दों की रचना हो सकती है और उनका प्रयोग अव्ययी भाव समास के रूप में हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमने अधिकांश तो वही उदाहरण लिए हैं जो अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस आधार पर हमने मुख्य मुख्य उदाहरण लिए हैं। अब इस अव्ययी भाव समास में कुछ विशेष नियम होते हैं, यानी दो विशेष नियम होते हैं। वहां पर पूर्व पद के रूप में अव्यय और उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वहां अव्ययी भाव समास माना जाता है। पूर्व पद के रूप में अव्यय और उपसर्ग का प्रयोग जहां होता है
हमने सामान्यतः देखा वहां अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यदि पूर्व पद के रूप में अव्यय नहीं है, उपसर्ग नहीं है, तो वहां अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता। लेकिन विशेष नियम दे दिया कि यदि इन नियमों का वहां पर पालन हो रहा है तो फिर वहां अव्ययी भाव समास मान लेना चाहिए। क्या नियम है दोस्तों? देखिए, पहला नियम है शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो रहा है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। जैसे देखिए, हाथों हाथ, हाथ और हाथ 2 बार आ रहा है। रातों रात, रात और रात 2 बार आ रहा है। दिनों दिन, दिन और दिन 2 बार आ रहा है। एकाएक, एक और एक 2 बार आ रहा है। जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, यहाँ जल्दी और धीरे शब्द 2 बार आ रहे हैं। तो एक शब्द की क्या हो रही हो? आवृत्ति हो रही हो, यानी एक शब्द एक बार फिर आ रहा हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास मान लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे पूर्व पद हाथ है, उत्तर पद भी हाथ है। अब यहाँ पूर्व पद के रूप में अव्यय नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है, फिर हम यहाँ अव्ययी भाव समास क्यों माने? तो इसके लिए ही विशेष नियम दिया है कि यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, उसी शब्द का दोबारा प्रयोग हो रहा है, तो फिर वहां पर आपको अव्ययी भाव समास मानना ही चाहिए। ऐसा नियम दे दिया, तो उसके अंतर्गत हमें यहाँ पर अव्ययी भाव समास मानेंगे, कोई भी शब्द की एक बार फिर आवृत्ति होने पर। दूसरा नियम है, किसी भी शब्द के बाद यदि निम्नलिखित शब्द आ रहे हैं तो वहां भी अव्ययी भाव समास मानना चाहिए, चाहे पूर्व पद अव्यय हो या न हो, पूर्व पद उपसर्ग हो या न हो। यदि इन शब्दों का प्रयोग बाद में हो रहा है तो फिर वहां अव्ययी भाव समास ही मानना चाहिए। ऐसा दूसरा नियम दे दिया। देखिए, ध्यान पूर्वक, पहला शब्द है ध्यान पूर्वक। अब यहाँ पर पीछे पूर्वक आ रहा है, आगे क्या है? ध्यान है। अब ध्यान न तो अव्यय है न ही उपसर्ग है, फिर भी ये क्या माना जाएगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि विशेष नियम दे दिया कि इन 6 शब्दों का यदि बाद में यानी उत्तर पद के रूप में प्रयोग हो रहा है तो फिर वहां अव्ययी भाव समास ही मानना चाहिए। दूसरा शब्द है भर, जीवन भर, दिन भर, रात भर। देखिए दोस्तों, भर एक अव्यय है। यदि इसका पूर्व प्रयोग हो तो सामान्य रूप से, यदि इसका पूर्व प्रयोग हो तो हम सामान्य रूप से अव्ययी भाव समास मानेंगे सही, क्योंकि भर क्या है? एक अव्यय है और नियमानुसार अव्यय का पूर्व प्रयोग होते ही अव्ययी भाव समास है। लेकिन यदि ये बाद में आ रहा है उत्तर पद के रूप में तो भी अव्ययी भाव समास मानना चाहिए इस नियम के अनुसार। जैसे जीवन भर, दिन भर, रात भर। जीवन, दिन और रात ये अव्यय नहीं है, लेकिन इन विशेष नियमों के कारण यहाँ अव्ययी भाव समास माना जाएगा। पार शब्द, जिसे गंगा पार, यमुना पार, पार शब्द बाद में आ रहा है तो अव्ययी भाव समास मानेंगे। उपरांत, मरणोपरांत, मृत्युपरांत, उपरांत शब्द बाद में आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ संधि हो रही है, मूल रूप में नहीं आ रहा पर संधि के अनुसार संधि पद बनकर आ रहा है, यानी मेल होकर आ रहा है। मरण प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास मानेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो शब्द लिखा है मृत्युपरांत, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है, साथी है जो अधिकांशतः इस शब्द का गलत ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये शब्द ऐसा लगता है जैसे अशुद्ध शब्द हो, लेकिन शुद्ध शब्द है। हम क्या अशुद्धि करते हैं? हम इस ये के छोटे उ की मात्रा लगाते हैं,
मृत्युपरांत बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं मृत्युपरांत, ऐसे लिखा जाता है अधिकांशतः, जबकि ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मृत्यु प्लस उपरांत दीर्घ संधि होगी। मृत्यु शब्द में ये में जो ऊ मिला हुआ है और उपरांत शब्द का जो ऊ है, दोनों ऊ मिलकर दीर्घ संधि के अनुसार बड़ा ऊ हो जाएगा और शब्द बनेगा मृत्युपरांत, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। तो अधिकांशतः इस शब्द को गलत लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, बड़े ऊ की मात्रा ही आएगी। अगला शब्द लेते हैं अर्थ। ज्ञान प्लस अर्थ ज्ञानार्थ, सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ, भाव प्लस अर्थ भावार्थ। तो यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोग हो रहा है तो अव्ययी भाव समास माना जाएगा। अनुसार, कथनानुसार, यानी कथन के अनुसार, तो अनुसार शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ भी अव्ययी भाव समास माना जाएगा। तो आपको ये 6 शब्द याद रखने हैं, पूर्वक, भर, पार, उपरांत, अर्थ, अनुसार। यदि इन शब्दों का प्रयोग उत्तर पद के रूप में हो रहा है, यदि तो आपको इन 6 शब्दों को याद रखना है, पूर्वक, भर, पार, उपरांत, अर्थ और अनुसार। इन 6 शब्दों का प्रयोग जब उत्तर पद के रूप में होता है तो वहां अव्ययी भाव समास माना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, अव्ययी भाव समास जिसमें हमने पहला यानी 90 नंबर का पढ़ा, यावत, जो पर्यंत अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका अधिकांश एक उदाहरण मिलता है। दूसरा भर, जो पूर्ण अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसके उदाहरण जाने। उसके बाद 2 विदेशी उपसर्ग, बा जो सहित अर्थ में होता है, और ला जो रहित अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसके बाद 2 विशेष नियम पढ़े कि यदि पूर्व पद के रूप में अव्यय या उपसर्ग नहीं आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आप अव्ययी भाव समास मान सकते हैं। तो क्या नियम है कि पहला नियम तो यदि एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, यानी एक शब्द की आवृत्ति हो रही है, दोबारा आ रहा है, तो वहां आपको अव्ययी भाव समास मानना चाहिए। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। दूसरा विशेष नियम कि इन 6 शब्दों में पूर्वक, भर, पार, उपरांत, अर्थ और अनुसार, इन 6 शब्दों का प्रयोग यदि उत्तर पद के रूप में हो रहा है तो वहां अव्ययी भाव समास मानना चाहिए। तो यहाँ अव्ययी भाव समास के हमने कुछ उदाहरण देखे और विशेष नियम देखे। अगला जो समास है तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समास माना जाता है तत्पुरुष समास, तो उसे भी आप विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आज ये अव्ययी भाव समास समाप्त हुआ। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें तत्पुरुष समास पढ़ेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम जो समास का टॉपिक है उसे पूरा करेंगे। तो हम हमारे साथ जुड़े रहे हैं सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो विद्यार्थी आपके मित्र हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी व्याकरण विषय जुड़ा हुआ है, तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि वे भी बराबर हमारा जो अध्ययन सामग्री से संबंधित नोटिफिकेशन है उसे प्राप्त करते रहें और हमसे जुड़ें। ठीक है दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद।